गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसको बोल सकते हो वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता होगा अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। इसके अंदर आज अपन एक और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि आखिर इस नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग आखिर क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि पुराने सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही होगी इसलिए नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो आज अपन पढ़ते हैं इसी नई टेक्निक को। टेक्निक नंबर 5 है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन की, जिसका नाम है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसको कह दो वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि पुराने सिस्टम में क्या दिक्कत आ रही थी कि इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। देखो, ट्रेडिशनल सिस्टम प्रॉब्लम्स में क्या होता था, अगर आपको कोई भी एक फिनिश कोर्स बनाना है तो आपको पता होगा कि वो पहले मशीन 1 में जाएगा, फिर मशीन 2 में जाएगा, फिर मशीन 3 में आएगा। इसको आप यूँ समझ सकते हो, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो वो सिर्फ एक ही मशीन से नहीं जाता, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट बन भी गया तो फिर वो पैकिंग के लिए जाएगा, फिर लेबलिंग के लिए जाएगा। तो बहुत सारे स्टेजेस से पास थ्रू होके वो फिनिश गुड्स बन के तैयार होता है, मार्केट में सेल करने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मेरे को एक फिनिश गुड्स बनाना है, तो अब जैसे अपन देख सकते हैं अगर वो मशीन 1 में, सबसे पहले वो मशीन 1 में जाएगा तो उसकी अगर अपन कैपेसिटी देखें तो उसकी कैपेसिटी 100 यूनिट्स पर आवर। और अगर अपन उसके बाद देखें वो मशीन 1 से मशीन 2 में जाएगा तो मशीन 2 की कैपेसिटी 80 यूनिट्स पर आवर। और मशीन 3 में देखें तो मशीन 3 की कैपेसिटी 60 यूनिट्स पर आवर। अब आप यहाँ नोट कर सकते हो एक डिफरेंस आ रहा है कि अगर अपन को 100 यूनिट्स बनानी है तो 1 आवर के अंदर यहाँ मशीन 1 में 100 यूनिट्स बन जाएगी, पर मशीन 2 तो 80 यूनिट्स ही बना पाएगी और मशीन 3 तो 60 यूनिट्स ही बना पाएगी। तो इससे क्या दिक्कत आ रही थी ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर, एक तो WIP इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि मशीन 2 धीरे काम कर रही है, मशीन 3 उससे भी धीरे काम कर रही है। जो मशीन 1 की स्पीड है उसके कंपेयर में करो तो अगर आप इतना बनाओगे, मशीन 1 में 100 यूनिट्स डालोगे तो वो 1 घंटे में बन के तैयार हो जाएगी, पर मशीन 2 में तो सिर्फ 80 यूनिट्स यानी कि यहाँ 20 यूनिट्स का WIP हो जाएगा। फिर यहाँ मशीन 3 तक आएगा तो भी इतना WIP आ जाएगा। ठीक है, पर तो इससे एक तो अपने पास एक दिक्कत आ रही है, WIP इधर इकट्ठा हो जाएगा। अगर अपन चाहते ही नहीं कि हमारे बिजनेस में WIP इकट्ठा होए तो भी इधर WIP इकट्ठा हो जाएगा, ये अपने पास प्रॉब्लम रहेगी। सेकंड आ जाएगा, अब ये WIP इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर कोई पेरिशेबल आइटम है तो उसको रेफ्रिजरेटर उस हिसाब से अपन को स्टोर रखना पड़ेगा, तो उसकी अलग अपने पास कॉस्टिंग आ जाएगी। थर्ड, टाइम वेस्ट ड्यू टू मैन पावर एंड मटेरियल। फालतू अगर मैन पावर का भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ मशीन 2 में तो सिर्फ 80 यूनिट से एक माह में बन पाएगी, तो जो मशीन 2 को ऑपरेट कर रहा है वो तो सिर्फ 80 यूनिट्स ही बना पाएगा 1 घंटे के अंदर। वो 20 यूनिट्स तो ऐसे ही जाएगी ना, फालतू इकट्ठा होगी। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्रेक डाउन इन मशीन 2। मान लो मशीन 1 में 100 यूनिट्स बन के तैयार है, जैसे ही मशीन 2 पे आया मशीन 2 ख़राब हो गई तो मशीन 3 वाले लोगों का भी टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि मशीन 2 काम नहीं कर रही तो मशीन 3 में आएगा ही नहीं वो चीज़। तो अगर ब्रेक डाउन हो गया बीच में किसी मशीन में तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिफ्थ है बिग बैच साइज़। अब यहाँ अपने पास एक दिक्कत है कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो अपन को पूरे लॉट्स में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, 6 पॉइंट बोल रहा है डिफेक्ट नॉट रेक्टिफाइड मशीन 2 एंड मशीन 3। अगर कोई डिफेक्ट अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जैसे मशीन 1 ने बना के दे दिया, मशीन 1 ने अपना काम करके मशीन 2 को दे दिया। ठीक है, तो अब मशीन 2 को ये थोड़ी ना पता है कि मशीन 1 का ये जो प्रोडक्ट बना के दिया उन्होंने जैसा भी, वो एकदम सही है या नहीं है मशीन 1 के हिसाब से। हो सकता है उनके थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गई है, 100 यूनिट्स बने ही उसमें से 90 यूनिट्स ही सही और 10 यूनिट्स मशीन 2 वाले लोग थोड़ी ना, मशीन 2 वाले लोग तो अपना काम जानते हैं कि हमारा काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है। उनको ये थोड़ी ना पता है कि अगर आगे से माल ख़राब आ रहा है तो उसका वो डिफेक्ट अगर उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करा तो वो यहाँ भी चला जाएगा डिफेक्टिव पार्ट्स, फिर यहाँ भी चला जाएगा, फिर फिनिश गुड्स में बन के पता चलेगा अरे इसका तो लेबलिंग सही नहीं हुआ था, इसका पैकेजिंग सही नहीं हुआ था, इसका ये चीज़ बैटरी सही नहीं हुई थी, ये चीज़ सही नहीं लगा। ठीक है, तो अब इन सब का सॉल्यूशन क्या दे रखा है
जैसा कि अपन ने JIT एंड लीन सिस्टम का ही एक सब सेक्शन पार्ट है, उसको बोलते हैं अपन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, अब इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रखा है जिसका नाम है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आप कह दो वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, एक जना है वही इन तीनों मशीन को ऑपरेट कर लेगा, ठीक है। मशीन 1 को भी यही पर्सन ऑपरेट कर लेगा, मशीन 2 को भी यही ऑपरेट कर लेगा, मशीन 3 को भी यही ऑपरेट कर लेगा। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली इसको बोल दिया कि ये प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी इसकी। अब कल को कोई डिफेक्टिव पार्ट बन गया तो गलती किसकी होगी, अपन बोल सकते हैं कि इसको तो तीनों मशीन का नॉलेज, इसको तो पूरा प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस ध्यान है कि कैसा प्रोडक्ट बनता है। तो अगर मशीन 1 से कोई डिफेक्टिव पार्ट भी बन गया तो वो मशीन 2 में डालने से पहले ही देख लेगा, क्योंकि इसको तीनों मशीन का नॉलेज है, ठीक है। और WIP, अब इसको पता है, इसी पर्सन को पता है कि मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 की ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितनी है, तो वो उस हिसाब से डालेगा। जब उसको पता है मशीन 3 60 यूनिट्स ही बना सकती है तो वो मशीन 1 में भी उतना ही यूनिट्स डालेगा ताकि WIP नहीं होगा तो वेयर हाउसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इसको पता है कि कौन सी मशीन कितनी कैपेसिटी से वर्क कर सकती है। इसको पूरा ध्यान रहेगा कि कब कब मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ताकि बीच में ब्रेकडाउन भी नहीं आएगा। ये अपने हिसाब से बेस्ट साइज़ डाल सकता है कि इसको पता है कि ये मशीन इतना लोड ले सकती है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, तो वो उस हिसाब से करेगा। तो ये इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। यू शेप डिज़ाइन इज़ गिवन टू दीज सेल्स, यानी कि आप देख सकते हो इसको बेसिकली एक यू शेप डिज़ाइन भी बोलते हैं। ये आपके MCQ पर्पज से काम का है, पर अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो इस सिस्टम के अंदर भी कोई ना कोई दिक्कत तो होती है। जैसे आप पेज नंबर 3.36 पे देख सकते हो, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो नई प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे नई प्रॉब्लम क्या आ सकती है, बॉटल नेक मशीन्स एंड पार्ट्स, यानी कि एट द सेम टाइम अगर यही पर्सन देखेगा तीनों मशीन को यही देखेगा तो उसका फालतू में ही टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये पहले मशीन 1 से आउटपुट कलेक्ट करेगा, फिर ये मशीन 2 के पास जाएगा, फिर मशीन 3 में जाएगा। तो अल्टीमेटली इस नए कंसेप्ट में भी कोई दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि आप कोई सा भी सिस्टम लाओ, नया थ्योरी लाओ, आप पुराने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो नया सिस्टम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत तो रहती है। तो इसमें एक दिक्कत होगी मशीन डिस्टेंस, भले उसको पता है कि तीनों मशीन की क्या कैपेसिटी है, वो उस हिसाब से प्रोडक्शन करेगा, पर उसको एट द सेम टाइम उसको मशीन 1 से मशीन 2 खुद ही जाना पड़ेगा। एक दूसरी डिफ़िकल्टीज क्या है, बॉटल नेक मशीन्स एंड पार्ट्स। इसका क्या मतलब है, वो लिमिटेड प्रोडक्शन ही कर सकता है। यानी कि मान लो अब इसको पता है कि ये मशीन 3 में 60 यूनिट्स पर आवर ही बन सकते हैं, तो वो मशीन 1 में भी उतना ही डालेगा। पर एट द सेम टाइम अगर कोई बड़ा ऑर्डर आ गया उसको, यानी कि किसी दिन उसके पास, जैसा होता है ना फेस्टिवल सीज़न में डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक की मशीन की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, वो उस हिसाब से ऑपरेट कर सकती है। तो ये डिफ़िकल्टीज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक यू शेप डिज़ाइन इसमें दे देते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पेज नंबर 3.37 पर एक नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है 6 सिग्मा। आखिर 6 सिग्मा होता क्या है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं 6 सिग्मा में होता क्या है। 6 सिग्मा ये बोलता है कि मिनिमम डिफेक्ट्स इन टोटल प्रोडक्शन, यानी कि आप 10 लाख यूनिट्स बना रहे हो तो आप ट्राई करो कि एक भी पार्ट डिफेक्टिव नहीं बने, एक भी यूनिट डिफेक्टिव यूनिट नहीं बननी चाहिए। 10 लाख सारी यूनिट्स गुड यूनिट्स बननी चाहिए, यानी कि 0 डिफेक्ट प्रोडक्शन बनाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को भी मिलेगा कि हाँ डिफेक्टिव फ्री आइटम है, तो उससे क्या होगा, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी कि हाँ भैया ये हमने कंपनी से प्रोडक्ट ख़रीदा तो इस कंपनी का तो प्रोडक्ट एकदम सही निकला, कोई डिफेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मिनिमम डिफेक्ट्स। उससे क्या होगा, ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक है बेसिकली।
अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ बुक में एग्जांपल दे रखा है पेज नंबर 3.38 पर। इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि आप ट्राई करो, जैसे कि आप पहले बना रहे थे 10 लाख यूनिट्स, तो आपने फर्स्ट बार प्रोडक्शन करा तो उसमें से 6 लाख यूनिट्स डिफेक्टिव निकली। सेकेंड बार आप ट्राई करो 10 लाख यूनिट्स बना रहे हो तो 3 लाख ही निकले। थर्ड टाइम ट्राई करो कि 66,000, 10 लाख में से सिर्फ 66,000 ही यूनिट्स डिफेक्टिव निकले। फोर्थ बार कर रहे हो तो ट्राई करो उससे कम हो। ऐसे आप 6 टाइम्स करोगे। ये थ्योरी बोलती है अगर आप 6 टाइम्स सेम प्रोडक्शन कर रहे हो सेम चीज़ का, तो आप ट्राई करो सिर्फ 3 आइटम्स ही डिफेक्टिव निकले, यानी कि 10 लाख यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी मशीन से, सिर्फ आपके डिफेक्टिव आइटम्स 3 रहे या फिर एकदम 0 के करीब रहे, नियरेस्ट टू 0, तो उसको बोलते हैं नियर परफेक्शन। तो ये 6 सिग्मा ये बोलते हैं कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें ट्राई करो एकदम डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन होए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका वेस्टेज नहीं होगा। अगर आप डिफेक्टिव आइटम बनाओगे तो वापस उसको कस्टमर को सही करके देना पड़ेगा, उसमें खूब टाइम वेस्ट होता है, आपकी कॉस्ट लगती है। तो इसलिए इसमें बता रखा है आप पहली बार ही इतना अच्छे से पढ़ो, जैसे कि आप पहली बार ही इतना अच्छे से पढ़ो कि फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम में पास हो जाओ, सेम उसी बात को बता रखा है। अब इसमें बता रखा है कि आप अपने टारगेट देख सकते हो, जैसे कि इसमें ये सब बता रखा है, पर इसमें ये सब आप कब कर पाओगे 6 सिग्मा को अचीव, जब आपके पास कोलैबोरेशन होगा विद इन द बिजनेस। यानी कि अगर आपको डिफेक्ट फ्री आइटम्स बनाने हैं तो इसमें परचेस वाले लोगों का भी योगदान रहेगा, सप्लायर होगा उसका भी योगदान रहेगा, प्रोडक्शन सारे लोगों का मिलकर योगदान रहेगा, ठीक है। उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि एक ने भी कहीं गलती कर दी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन जाए, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव होगा जब कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, आपका टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा। कॉस्ट कैसे बचेगा, आपको कस्टमर को रिप्लेस करके नहीं देना पड़ेगा जो डिफेक्ट फ्री आइटम्स होगा, ठीक है। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट टीम, यानी कि गलती करने से पहले उसको सुधार लो। आपको पता है कि आपको सीए की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो आप या तो आपके पास ऑप्शन है एक बार फेल होके अगली बार मेहनत करो, या फिर पहली बार इतने अच्छे से पढ़ो कि पहले अटेम्प्ट में पास हो जाओ। सेम इसमें बता रखा है अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आप इतने अच्छे से प्रोडक्शन करो कि एकदम डिफेक्ट फ्री आइटम्स रहे, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा। आखिर आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, तो 2 टाइप्स दे रखे हैं, एक तो है DMA-IC और एक है DMA-DV। इसका क्या मतलब होता है, देखो DMA-IC होता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए और DMA-DV होता है न्यू प्रोसेस के लिए। इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। DMA-IC की क्या फुल फॉर्म है, डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव कंट्रोल। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। DMA-DV की क्या फुल फॉर्म होती है, डिफाइन मेजर एनालाइज। शुरू के 3 तो कॉमन है, उसके बाद क्या है डिज़ाइन वेरीफाई। तो अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसमें होता है क्या है। मैंने बोला DMA-IC होता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए, यानी कि आपको पता है अभी आपकी कंपनी चल रही है तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन करो आपकी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे अचीव करोगे 10 लाख यूनिट्स में से 0 यूनिट्स डिफेक्टिव रहे, यानी कि कुछ भी डिफेक्टिव नहीं रहे, तो उसको कैसे अचीव करोगे उसके लिए बता रखा है। सबसे पहले आप देखो अभी अगर आप एग्जिस्टिंग है, यानी कि अगर आपकी कंपनी अभी से एग्जिस्ट कर रही है तो अब आप कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे पहले देखो डिफाइन द प्रॉब्लम। अभी देखो आप अगर HUL कंपनी है वो 10 प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें से सबसे पहले कंपनी को ये पहचानना पड़ेगा कौन कौन से प्रोडक्ट वर्स्ट है। 10 कंपनी बना रही है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अगर वो 10 प्रोडक्ट बना रही है और उसमें से 4 प्रोडक्ट एकदम बिकते ही नहीं है, तो सबसे पहले उसमें से 4 को कैटेगराइज करो कि ये प्रोसेस में दिक्कत है, मेजर द प्रोसेस, देखो सबसे वर्स्ट कौन सा प्रोडक्ट है। उसके बाद एनालाइज द प्रोसेस टू डिटरमाइन कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड पुअर परफॉर्मेंस। आखिर आप देखो गलती कहाँ हो रही है, क्या आपका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, क्या आपका सेल्स अच्छा नहीं है, क्या आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। देखो एप्पल कंपनी में अगर आपने नोटिस किया होगा तो उनका पैकेजिंग भी एकदम शानदार होता है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू पैकेजिंग एकदम उनका हर काम परफेक्ट होता है। तो इसमें यह बता रखा अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो गलती कहाँ हो रही है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा, सही से डिफेक्ट फ्री आइटम बन रहा है, या फिर सेल्स वाले अच्छा काम नहीं कर रहे। इम्प्रूव द प्रोसेस, फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करो। फिर कंट्रोल यानी कि अब एक बार आप चेक करते जाओ, फॉलो करो उस स्टेप्स को जो आपने सोचा था कि हम इस साल सेल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, पैकेजिंग पर अच्छा फोकस करेंगे,
ताकि ये प्रोडक्ट बिक जाए। देखो कोई भी प्रोडक्ट तब बिकता है जब वो एकदम शानदार दिखता है, जैसे कि आपने डेयरी मिल्क देखा होगा, उसका एकदम पैकेजिंग बढ़िया दिखता है, ठीक है। तो ये बता रखा था DMIC वहाँ फॉलो करना चाहिए जहाँ आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, कोई प्रोडक्ट चल नहीं रहा तो अपन चाहते हैं वो एकदम सक्सेस हो जाए, तो उसके लिए ये स्टेप्स बता रखे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका देख सकते हो सेल्स ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, DMIC का यूज़ होता है जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पहले से ही आपके पास है। उसके बाद आता है DMA-DV। DMA-DV क्या होता है? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन, वेरीफाई। अगर आप नया प्रोसेस कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जा रहे हो तो उससे पहले ये स्टेप्स को फॉलो कर लेना। जैसे कि सबसे पहले आप देख लेना कस्टमर को आखिर इस प्रोडक्ट की मार्केट में ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि आप टाटा का एग्जांपल देख सकते हो, नैनो का, कि आप देख सकते हो नैनो कार जब इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें क्या था, पहले उससे उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा कि उन्होंने एक बार देखा था कि 4 जने थे जो बारिश में भीग के जा रहे थे मोटरसाइकिल पे। उन्होंने देखा कि अरे ये वाकई में इस कार की ज़रूरत है, ऐसी कार होनी चाहिए जो बजट में भी आ जाए आम आदमी के और लोग भीगे भी नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले कस्टमर के गोल्स को डिफ़ाइन करा, उसके बाद कस्टमर की नीड्स, ताकि कस्टमर की नीड्स के एकदम सस्ती कार होनी चाहिए। एनालाइज था कस्टमर नीड्स। यहाँ आप देख सकते हो क्या मार्केट में भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल है क्या। उस समय जब नैनो कार इंट्रोड्यूस हुई थी तो मार्केट में ऐसी कोई कार नहीं थी जो एकदम सस्ती हो और 4 जने उसमें आराम से बैठ के जा सके। डिज़ाइन द प्रोसेस टू मीट कस्टमर नीड्स। अब आप उस जो कस्टमर की नीड्स है उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करो। उसके बाद है वेरीफाई द डिज़ाइन परफॉर्मेंस एबिलिटी टू मीट कस्टमर नीड्स। अब आप एकदम फॉलो करके देखो कि अगर आप उस मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो इसमें यह बता रखा है अगर आप नया प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो DMA-DV को फॉलो कर लेना। DMA-DV तब होता है जब आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, जैसे कि नैनो कार बताया, और ये अपन ने बताया था, ये अपन ने देखा था DMA-IC। DMA-IC वहाँ होता है जब आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोसेस है। मान लो लक्स प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, लक्स साबुन, तो उसके लिए वो फॉलो कर सकते हैं DMA-IC। और कोई नया प्रोडक्ट अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको DMA-DV को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद MCQ पर्पज़ से ये 3 लाइनें काम की है जो आपको याद रखनी है पेज नंबर 3.43 पर। डिफाइन प्रोसेस में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं। एक होता है प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्लान, एफर्ट इम्पैक्ट एनालिसिस एंड प्रोसेस मैपिंग। ये आपके MCQ पर्पज़ से आ सकता है तो आपको अंडरलाइन करके रखना है। उसके बाद है मेजर प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, चेक शीट एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी, ये सब आते हैं मेजर के अंदर। उसके बाद आता है एनालाइज में क्या आता है, हिस्टोग्राम आता है, पेरिटो डायग्राम आता है, रन चार्ट आता है, और साथ ही साथ क्या आता है स्कैटर ग्राफ एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। सिर्फ MCQ पर्पज़ से काम का है, उस हिसाब से आपको याद रखना है। डिफरेंस में ये MCQ पर्पज़ से आ सकता है DMA-IC। एक तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है, और ये होता है रिएक्टिव प्रोसेस है और इससे इंक्रीज द कैपेबिलिटी, ठीक है। और DMA-DV होता है नए प्रोडक्ट के लिए, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव प्रोसेस, यानी कि नए प्रोडक्ट के लिए ही अपने पास है इंक्रीज द कैपेसिटी। ये MCQ पर्पज़ से आ सकता है जो आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है, आप कहीं भी अपना प्रोसेस को इनोवेट कर रहे हो, जैसे कहीं भी, जैसे कि प्रोडक्शन में कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो, सपोर्ट सर्विसेज। अमेज़ॉन देख सकते हो आज ऑर्डर करा कल तो डिलीवर हो जाता है सामान, और वहीं अगर आप देखो अगर अमेज़ॉन नहीं होता तो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते तो 10 दिन बाद आपको मिलता है। उससे क्या होता, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रोसेस इनोवेशन का पार्ट है। आप कहीं भी चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हो, पैकेजिंग अच्छा कर सकते हो, सपोर्ट सर्विसेज, आप आफ्टर सेल सर्विसेज कर सकते हो, जैसे कि टीवी, फ्रिज, इनमें सबसे ज़्यादा होता है कि अगर आपकी कंपनी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है तो वो कार के केस में भी होता है, क्योंकि कस्टमर एक बार प्रोडक्ट खरीद तो लेगा, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस जिसकी अच्छी होगी वही कस्टमर वही प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदता है। उसके बाद एक MCQ पर्पज़ से लाइन काम की पेज नंबर 3.45 पर BPR एंड PI, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होता है अमेंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस वाइल
प्रोसेस इनोवेशन होता है इम्प्लीमेंट न्यू प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिलीवरी के लिए बताया था। जैसे अभी कोई भी मार्केट में सेम डे डिलीवरी नहीं करता, आपकी कंपनी सेम डे डिलीवरी कर रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। बीपीआर में क्या होता है, इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है बाइक्स का, ये आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाइक्स आर असेंबल्ड बाय पासिंग दैम अलोंग अ कंटिन्यूस मूविंग बैंड। अब इसमें बता रखा है जो अभी बाइक्स में पूरी साइकिल चलती थी कि पहले इसके पास जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। इन्होंने क्या बोला, आप अमेंड कर दो एग्जिस्टिंग प्रोसेस, यानी कि अभी ये साइकिल में जाता है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है बाइक। आप ऐसा कर दो कि एक ही जना वो बाइक को उधर उधर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, एक जने वो पूरी बाइक को असेंबल कर दे। ये एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, तो ये आप एमसीक्यू पर्पस से आप रीड कर सकते हो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थी लाइन मैंने आपको बता दी। बाकी अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एमसीक्यू अपन सॉल्व कर सकते हैं 5S फिट्स इन विच स्टेज ऑफ PDCA साइकिल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइविंग फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 5S कहाँ आता है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट में। तो इसका आंसर अगर आपको नहीं पता चल रहा अपन ने कहाँ पढ़ा था तो मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने पास था, पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 3.26 पर आ जाइए। ये देख सकते हैं, ये डू के अंदर थे 5S, तो ये आता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डू। विच वन इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ शाइन। शाइन का क्या मतलब होता है, आप अपना वर्क एरिया क्लीन रखो, सेफ रखो, ताकि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय के सर के ऊपर गिर जाए, तो उससे क्या होगा, कौन सा बेनिफिट नहीं है। एक तो अपीयर एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी थी, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए था, फालतू सामान वेस्ट नहीं होगा, लेस प्रोडक्शन डाउन टाइम, हाँ प्रोडक्शन डाउन टाइम भी लेस होगा, क्योंकि आपको पता है कौन सा सामान किधर है, आप आसानी से ढूंढ लोगे। इन्वेंट्री रिडक्शन, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू है, विच ऑफ फॉलोइंग द काइजन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस नॉट फोकस ऑन। काइजन इम्प्रूवमेंट का फोकस कहाँ नहीं होता। देखो 5S टेक्निक में आता है पोकायोकी, ये भी एक टेक्निक है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन की। अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ आप इतना ध्यान रख सकते हो, पोकायोकी एक टेक्निक है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन की। ठीक है, जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल्स ये भी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूवमेंट बाय इनोवेशन। क्यों इनोवेशन हो रहा है, अपन ने देखा था स्मॉल वे में करो, कंटिन्यूस करो और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट करो। अपन ने ये थोड़ी ना बोला था कि इनोवेशन कुछ नया ढूंढो, आप छोटा सा ढूंढोगे चेंजेस इंक्रीमेंटल, यानी कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल आपने छोटा सा इम्प्रूवमेंट करा। जैसे कि एग्जांपल दिया था एप्पल आईफोन में, लास्ट ईयर कंपनी में क्या था, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल आईफोन का, कंपनी ने थोड़ा सा कैमरा इधर शिफ्ट कर दिया और कोई चेंज नहीं करा, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो इनोवेशन है। इनोवेशन के टर्म्स में तो ये हो गया कि उन्होंने लास्ट ईयर AI नहीं था, इस साल AI डालना पड़ेगा, यानी कि हर साल कुछ बड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा चेंज करोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद आता है MCQ नंबर 4 आता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड इन द डिफाइंड प्रोसेस। या पेज नंबर 3.43 पे मैंने आपको बताया था 3 डेफिनेशन आपको याद रखनी। डिफाइंड में था प्रोजेक्ट चार्टर, प्लान, एफर्ट, इम्पैक्ट एनालिसिस, प्रोसेस मैपिंग। इसका हो जाएगा चेक शीट। एक है प्रैक्टिकल MCQ अपने पास आता है, व्हाट विल बी द ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज। सेकंड इज आइडियल साइकिल टाइम, प्लान प्रोडक्शन टाइम है 7 आवर एंड आउट ऑफ टोटल काउंट 19,240 यूनिट्स में से गुड यूनिट्स दे रखी 18,848 यूनिट्स। तो ओवरऑल इफेक्टिव इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला था अवेबिलिटी रेशो इंटू परफॉर्मेंस रेशो इंटू क्वालिटी रेशो। तीनों के फॉर्मूले लिख दो, अवेबिलिटी रेशो ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम, परफॉर्मेंस रेशो स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। ठीक है, हर यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम। क्वालिटी रेशो का फॉर्मूला था गुड्स यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें से जो चीज़ कॉमन थी उसको अपन ने काट दिया, ऑपरेटिंग टाइम को ऑपरेटिंग टाइम से काट दिया, टोटल यूनिट्स को काट दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन कुछ नहीं
टोटल यूनिट्स ही तो होता है। तो अब अपने पास क्या बचा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेकेंड है, इंटू गुड यूनिट्स लिख दिया, डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम, कितना अपन ने प्लान प्रोडक्शन टाइम दे रखा था 7 आवर, इसको मिनट में कन्वर्ट करा, इंटू 60 कर दिया, फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ऊपर वाला नंबर सेकंड में था। तो ये अब इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा 74.79%। उसके बाद नेक्स्ट MCQ अपने पास आता है, विच प्रिंसिपल और टेक्निक इज कंसिडर्ड एज अ बेस प्लेटफॉर्म फॉर TPM। तो इसका आंसर हो जाएगा 5S को बोलते हैं अपन बेस प्लेटफॉर्म फॉर TPM। ये भी बुक में दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने MCQ कंप्लीट होते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू। किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हो।